देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल हो गए हमें आज़ादी प्राप्त किए हुए। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने लोगों ने, न जाने कितने स्वाधीनता सेनानियों ने अपनी जानें दी, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान किया। हम स्वाधीनता सेनानियों को जानते हैं या बहुतों को नहीं जानते हैं, लेकिन इन स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा कोई तो रहा होगा। जब हम ऐसे शहीदों को याद करते हैं तो हमें याद आते हैं शहीद भगत सिंह। कभी सोचिएगा या आपने सोचा है कि शहीद भगत सिंह किससे प्रेरित है? हम सब जानते हैं कि लाला लाजपत राय का उन पर बहुत अधिक प्रभाव था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनको अंदर से हिला दिया था और एक बहुत बड़ी भूमिका इस घटना की रही थी जिसने शहीद भगत सिंह के जीवन को प्रेरित किया। लेकिन एक व्यक्ति और भी था जिन्होंने शहीद भगत सिंह को प्रेरित किया, उनके दिल में, दिमाग में क्रांति की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के जनक क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह की। सरदार अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा थे और उनकी प्रेरणा भी। आज इन्हीं सरदार अजीत सिंह की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। सरदार अजीत सिंह का जन्म 23 फरवरी 1881 को पंजाब के जलंधर के खटकड़ कलां गांव में हुआ था। अजीत सिंह, जैसा कि हमने बताया, शहीद भगत सिंह के चाचा थे। साल 1907 में अंग्रेज सरकार 3 किसान विरोधी कानून लेकर आई थी। इसके खिलाफ अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया। जीवन भर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और जिस दिन देश आज़ाद हुआ, इसी दिन इन्होंने इस दुनिया को विदा कह दिया। यानी 66 साल की उम्र में 15 अगस्त 1947 के दिन इनका निधन हुआ। लेकिन हमारी इतिहास की किताबों में ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में, आंदोलनकारियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है और यही वो कारण है जिन्होंने हमें एक वजह दी कि हम ऐसी कहानियां आपके सामने लाएं। सरदार अजीत सिंह और शहीद भगत सिंह के पिता किशन सिंह, दोनों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देश की आज़ादी के आंदोलन में। अजीत सिंह का जन्म 23 फरवरी 1881 को हुआ था। शहीद भगत सिंह के पिता किशन सिंह उनके बड़े भाई थे। सरदार अजीत सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जलंधर से की। उसके बाद बरेली के लॉ कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। लेकिन स्वाधीनता का जोश था, स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने का जोश था। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में शामिल हो गए। अपनी कानून की पढ़ाई उन्होंने बीच में ही रोक दी। अजीत सिंह और उनका परिवार आर्य समाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और यही प्रभाव भगत सिंह पर भी था। अजीत सिंह पंजाब के उन पहले आंदोलनकारियों में से एक थे जिन्होंने खुले तौर पर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और यहीं से भगत सिंह के
मस्तिष्क में उन्होंने क्रांति की नींव रखी। कानून की पढ़ाई बीच में छोड़ी उन्होंने और 1906 में बाल गंगाधर तिलक से सरदार अजीत सिंह का परिचय हुआ। बहुत प्रभावित हुए इनसे। किशन सिंह और अजीत सिंह ने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किताबें छापनी शुरू कर दी। अपने लेख स्वाधीनता संग्राम में पंजाब का पहला उभार में भगत सिंह लिखते हैं, जो युवक लोकमान्य यानी बाल गंगाधर तिलक के प्रति विशेष रूप से आकर्षित हुए थे, उनमें से कुछ पंजाबी नौजवान भी थे। ऐसे ही 2 पंजाबी जवान मेरे पिता किशन सिंह और मेरे आदरणीय चाचा सरदार अजीत सिंह भी थे। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1907 में अंग्रेज सरकार जो 3 किसान विरोधी कानून लेके आई थी और इसके खिलाफ देश भर के किसानों में बहुत नाराजगी थी। सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में हुआ और सरदार अजीत सिंह ने विरोध के इस स्वर को और ऊंचा किया। पंजाब के किसानों को एकजुट किया, जगह जगह सभाएं की और इसमें लाला लाजपत राय को बुलाया गया। मार्च 1907 की लालपुर की सभा में पुलिस की नौकरी छोड़ आंदोलन में शामिल हुए थे लाला बाके दयाल। पगड़ी जब संभाल जट्टा के नाम से एक कविता सुनाते हैं। ये कविता इतनी लोकप्रिय हुई कि उस किसान आंदोलन का नाम ही पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन पड़ गया। इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा और इस 1 साल के दौरान सरदार अजीत सिंह के भाषणों में जो गूंज थी, जो आज़ादी की जो गूंज थी, जो विद्रोह की जो गूंज थी, उससे अंग्रेजी हुकूमत घबराने लगी थी। अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि ऐसा कोई मौका मिले और सरदार अजीत सिंह को शांत करवाया जाए। 21 अप्रैल 1907 को अंग्रेजी सरकार को वो मौका मिल गया। रावलपिंडी की एक सभा में सरदार अजीत सिंह ने एक ऐसा भाषण दिया था जिसे अंग्रेजी सरकार ने बागी और देशद्रोही करार दिया। अजीत सिंह पर आईपीसी की धारा 124A के तहत केस दर्ज किया गया। हालांकि आंदोलनों का असर ये रहा कि अंग्रेजी सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े, लेकिन लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को 6 महीने के लिए बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया गया। मांडले जेल से निकलने के बाद अजीत सिंह दिसंबर 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस की एक सभा में भाग लेने गए थे। वहां लोकमान्य तिलक ने अजीत सिंह को किसानों का राजा कहकर ताज पहनाया। अजीत सिंह ने किसान आंदोलन के अलावा पंजाब औपनिवेशीकरण कानून और पानी के दाम बढ़ाने के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किए थे। सरदार अजीत सिंह ने अपने स्वाधीनता संग्राम की जो लड़ाई है वो सिर्फ इस देश में ही सीमित नहीं रखी, इसे इन्होंने विदेशों में भी प्रसारित किया। अपने क्रांतिकारी साथी सूफी अंबा प्रसाद के साथ सरदार अजीत सिंह ईरान चले गए और वहां अगले 2 साल तक रहकर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज किया। दोनों ने मिलकर ऋषिकेश लेथा, जियाउल हक, ठाकुरदास धुरी जैसे कई और आंदोलनकारी खड़े किए। उन्होंने रोम, जेनेवा, पेरिस, रियो डी जनेरो जैसे दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में घूमकर क्रांतिकारियों को संगठित किया। साल 1918 में वो सैन फ्रांसिस्को की गदर पार्टी के संपर्क में आए और कई सालों तक इस पार्टी के साथ उन्होंने काम किया। 1939 में यूरोप लौटने के बाद उन्होंने इटली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी मदद की थी। साल 1946 आते आते
भारत की आज़ादी की राह साफ होने लगी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार अजीत सिंह से बात की और उन्हें वापस भारत बुला लिया। कुछ समय तक दिल्ली में रहने के बाद वे हिमाचल प्रदेश के डलहौजी चले आए और 15 अगस्त 1947 की वो सुबह आई जिसके लिए इन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और इस संघर्ष में उन्होंने अपने प्यारे भतीजे भगत को खो भी दिया, लेकिन इस आज़ादी का उत्सव वो नहीं मना सके। 15 अगस्त 1947 के उस ऐतिहासिक दिन के दिन ही उनकी सांसें थम चुकी थी। सरदार अजीत सिंह की याद में डलहौजी के पंचपुला में एक समाधि बनाई गई है। आज यह जगह एक मशहूर पर्यटन स्थल है। कुछ लोग कुछ चीज़ों के बगैर अधूरे माने जाते हैं या हैं। जब हम सरदार भगत सिंह की बात करें तो हमें सरदार अजीत सिंह को भी याद करना चाहिए। सरदार भगत सिंह और उनके पूरे परिवार का आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा योगदान है जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। ऐसे असंख्य क्रांतिकारी हैं, असंख्य स्वाधीनता सेनानी हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन, अपना सर्वस्व त्याग दिया। हम ऐसे महान वीरों को नमन करते हैं और ऐसी ही कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। देश की आज़ादी का सम्मान कीजिए। जब आप बात अधिकारों की करते हैं तो अपने दायित्वों का भी भान कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन्हें हम आपको सुनाना चाहेंगे। अगर आपके पास ऐसी कहानियाँ हैं या आप बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आज के लिए हमें अनुमति दीजिए। अगली बार नई कहानी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते भारत।